तो हम यहाँ पढ़ रहे थे ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए मान के चलते हैं कि हमारे पास लिक्विड 1 और 2 दोनों है। तो x1 इज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 और x2 जो है मोल फ्रैक्शन लिक्विड 2 का है। दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 हुआ करता है। अगर एक 0 है तो दूसरा 1 हो जाएगा, तो प्योर माना जाएगा। अगर दूसरा वाला 0 है तो पहला वाला प्योर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक 0 होगा तो दूसरा प्योर होगा। हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन का वैल्यू पुट करते हैं। लिक्विड 1 के लिए हमने 1 लिया, ये वाला कंडीशन लिया। तो अगर ये 1 लेंगे तो ये 0 होगा क्योंकि दोनों का सम 1 आता है। ये अगर घटते चला गया तो ये 0 हो गया, तो ये जब 0 होगा तो ये 1 होगा क्योंकि दोनों का सम 1 हुआ करेगा। तो ये समय के साथ घट रहा है मोल फ्रैक्शन और ये समय के साथ बढ़ रहा है, यानी लिक्विड 1 घट रहा है और लिक्विड 2 बढ़ रहा है। अगर लिक्विड 1 घट रहा है मोल फ्रैक्शन तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होता चला जाएगा, वेपर प्रेशर भी कम होता चला जाएगा। और अगर x2 का मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला गया तो इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये डिक्रीज होता चला जाएगा और ये इंक्रीज होता चला जाएगा लिक्विड 2 का। इनके बीच में मोल फ्रैक्शन, ये लिमिट पॉइंट है ए और बी। इनके बीच में कुछ x1 भी होगा और कुछ x2 भी होगा। तो उस समय वेपर प्रेशर हम इस पॉइंट को इस बीच देखेंगे तो ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बताएगा। तो सी से डी के बीच में लाइन को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन को बताएगा क्योंकि इसके बीच में दोनों है, क्योंकि ये लिमिट पॉइंट है। इसको नोट डाउन करो पहले। मॉर्निंग में लेक्चर खाली नहीं रहता है। नोट डाउन कर लिए। अब ध्यान दो आगे। अब हम ग्राफ लिखेंगे। नेक्स्ट अब हेडिंग डालना, इसको मैं हटा दे रहा हूं। मैं इसी पे ड्रॉ करूंगा लेकिन तुम लोग अलग से ग्राफ बनाओगे। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हेडिंग लिखना, ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मुझे तुम बताओ कि पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जब दो कंपोनेंट को हम मिक्स करते हैं तो उनमें जो सॉल्यूशन होता है उसका
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है या घट जाता है? दो कंपोनेंट को जब ऐड किया जाएगा तो सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कमेंट करना है, जल्दी से बताओ, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सिद्धांत, राहुल चौहान, सुतार, देखो पॉजिटिव डेविएशन में, नॉन आइडियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब कैसे? तो 2 लीटर पानी को 3 लीटर, सॉरी, एक 2 लीटर लिक्विड है और एक 3 लीटर लिक्विड है, दोनों को मिलाओगे तो पॉजिटिव डेविएशन में कितना आएगा? 5 लीटर से ज्यादा आएगा, स्लाइटली ज्यादा आएगा। कल बताया हुआ था, स्लाइटली ज्यादा आने के रीजन क्या है? तो जब मिलाओगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो घट जाता है, घटने की वजह से मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा एक्सपेंड होते हैं, तो जो वॉल्यूम यहाँ आना चाहिए था स्लाइटली थोड़ा ज्यादा आ जाता है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, तो मॉलिक्यूल्स पास पास आने के बजाय थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, इसीलिए उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है स्लाइटली। ये नहीं कि 5 लीटर से 6 लीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, स्लाइटली पॉइंट्स में बढ़ेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने से, क्योंकि देखो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का हर क्वेश्चन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से करोगे तो हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज हो गया तो मुझे ये बताओ कि उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? मान लो हमने सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा दिया तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तो उस मॉलिक्यूल्स को वेपराइज करने आसान हो जाएगा, हीट करेंगे जल्दी से वेपराइज हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जितना आना चाहिए था, आइडियल हमारा रिफरेंस पॉइंट है, जितना आना चाहिए था उससे क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो हम इसी ग्राफ के ऊपर हम प्लॉट कर देंगे, हम इसी ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे, ये जितना आना चाहिए था उससे क्या आएगा? ज्यादा आएगा, ये ग्राफ ऊपर से ऐसे जाएगा, तो ये ग्राफ हो गया पॉजिटिव डेविएशन के लिए, ये ग्राफ जो है इसके ऊपर से जाएगा, ये ग्राफ हो गया पॉजिटिव डेविएशन के लिए। और सॉल्यूशन में भी जितना आना चाहिए था, आइडियल हमारा डिफरेंस है, तो उससे वेपर ज्यादा आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो गया है, इसीलिए आइडियल हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तुम लोग स्टेट ऑफ मैटर में याद होगा कि हम ऐसे निकालते थे जेड वाला, तो जेड इक्वल टू 1 आइडियल गैस के लिए होता था, और हम ऐसे ऐसे ही हमारा रेफरेंस पॉइंट है, कितना कम हुआ कितना ज्यादा हुआ। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमारा आइडियल गैस का ये है, तो उससे वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा पॉजिटिव डेविएशन में, इसीलिए हम इस ग्राफ को इसके जस्ट ऊपर से कर्व टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस वन इज ए ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो तुम इसको उसमें ड्रॉ नहीं करोगे, अलग से लेके ड्रॉ करोगे, तो जल्दी से इसको ड्रॉ करो। ड्रॉ हो गया।
ड्रॉ किए। सबने ड्रॉ कर लिया, हटाऊं? अब ध्यान देना, अब नेक्स्ट हम हेडिंग लिखेंगे ग्राफ फॉर निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम यहां पर अब निगेटिव डेविएशन का ग्राफ लिखेंगे। तो अब मैं इसी पे बना रहा हूं, तुम अलग से बनाओगे। ध्यान देना। अब तो मुझे ये बताओ कि निगेटिव डेविएशन में जब दो कंपोनेंट को मिलाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 लीटर और 3 लीटर को मिलाते हैं तो 5 लीटर से कम हो जाता है। 5 लीटर से कम होने का रीजन क्या है? अट्रैक्शन बढ़ गया है, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ गए हैं। तो इस केस में वेपर प्रेशर जो है वो घट जाता है। वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए उससे कम हो जाता है। तो इस ग्राफ को हम यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, यानी जितना आना चाहिए उससे कम आता है। कर्व जो है वो नीचे से जाएगा, जितना आना चाहिए उससे कम आता है। तो ये हो गया निगेटिव डेविएशन का ग्राफ। दिस वन इज ए ग्राफ फॉर निगेटिव डेविएशन। इसको नोट डाउन कर लेना, यही ग्राफ था। तो ये हमारा पहला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पहला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर नहीं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो अपना समाप्त हुआ, जिसके अंदर हमने रॉट लॉ, डाल्टन्स लॉ, आइडियल, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और ये ग्राफ टीच किया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसको ड्रॉ कर लो, फिर स्टार्ट करेंगे सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हो गया नोट डाउन? ओके, तो हम अब स्टार्ट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट।
अब हम सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारा है वो है, राइट डाउन करना, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है इलिवेशन। इलिवेशन मतलब इंक्रीज हो जाना, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो पहले हम यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग समझ लेते हैं, डिफिनेशन समझ लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमने एक कंटेनर ले लिया, इसमें हमने वाटर को भर दिया, यहां पर एक कैप लगा दिया ताकि ये वेपर बाहर ना निकले। अब हमने हीट करना स्टार्ट किया, हीट करेंगे तो यहां पर वेपर बनेगा और ये वेपर एक समय ऐसा आएगा कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 atm के बराबर होता है, तो जब हम हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वेपर बनेगा। ये वेपर प्रेशर एक समय इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। यानी बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है नहीं कि बॉयल हो जाना, हम ये बोलेंगे कि द टेम्परेचर एट विच the temperature at which vapor pressure of liquid will be equal to vapor pressure will be equal to atmospheric pressure। atmospheric pressure that is known as boiling point। जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो ये है डिफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट का। अब हम बात करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, ये जानने के लिए हम पहला बोलेंगे कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। मान लो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस लिक्विड के बीच में ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर कम बनेगा, और वेपर अगर कम बनेगा तो इसको इसके बराबर तो लाना ही पड़ेगा, तो हमें हीट ज्यादा करना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर कम बनेगा तो हीट ज्यादा करना पड़ेगा, और हीट ज्यादा करना पड़ेगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। सेकेंड, अगर हम बात करें कि अगर मान लो एक हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं और एक सॉल्यूशन लेते हैं, तो अभी हम पढ़ के आए कि सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर कम बनता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट के अंदर वेपर प्रेशर ज्यादा बनता है। किसके रिगार्डिंग? सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। क्या ज्यादा बनता है? वेपर प्रेशर। तो ये जल्दी जल्दी वेपराइज हो जाएगा और ये जल्दी जल्दी नहीं होगा। उस केस में हम यहां पर क्या करेंगे
उस केस में इसका वेपर ज्यादा है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कम होगा और सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका वेपर कम बनता है। इसका मतलब हम कंक्लूजन ये निकालेंगे कि कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही वेपर कम बनेगा, और वेपर कम बनेगा तो हीट ज्यादा करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है सेकेंड पॉइंट का, कि कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि अगर मान लो कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो तीसरा पॉइंट अलग से लिखवा देंगे, इसको नोट डाउन करना। ये समझ में आ गया होगा, आसान है बॉइलिंग पॉइंट। सर स्टेट बोर्ड में भी यही है क्या? कौन है? सृष्टि। हाँ स्टेट बोर्ड में है ना ये, क्यों नहीं है? स्टेट बोर्ड में तुम्हारा आज सेकेंड चैप्टर ही है। पहला चैप्टर जो है वो है सॉलिड स्टेट और दूसरा ये है। लास्ट में जब पढ़ा लेंगे ना तो स्टेट बोर्ड वाला सारा जितने एक्सरसाइजेज हैं ना उससे क्वेश्चंस बनवा दूंगा मैं, और बस स्टेट बोर्ड तुम लोग ले लेना, उसके न्यूमेरिकल्स बनवा दूंगा क्लास में ही, क्योंकि स्टेट बोर्ड्स का न्यूमेरिकल्स बनाना जरूरी है। एनसीईआरटी का भी बनवा दूंगा और स्टेट बोर्ड का भी बनवा दूंगा लास्ट में, लेकिन तो वॉल्यूम का भी बना लिया जाएगा और स्टेट बोर्ड का भी और एनसीईआरटी का भी कंप्लीट हो जाएगा। सबने लिख लिया? ओके। अब हम आते हैं अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग समझा, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है वो हमने देखा। अब आते हैं हम नेक्स्ट। अगर हम बात करें तो मान लो हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, प्योर हमने सॉल्वेंट ले लिया, ये प्योर सॉल्वेंट ले लिया, कोई भी लिक्विड ले लिया हमने, हीट किया इसको, ये वेपर बना, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने टी नॉट से रिप्रेजेंट किया, यानी टी नॉट पर ये
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया। अब अगर हम हीट करेंगे, सॉरी, इसको अगर हम सॉल्यूशन बना दें, अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो यहां वेपर कम बनेगा, यहां जो वेपर कम बनेगा तो इसको हीट ज्यादा करना पड़ेगा, और हीट ज्यादा करेंगे तब जाके ये 1 atm के बराबर आएगा। यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट हम मान लेंगे Ts है। दिस वन इज ए बीपी ऑफ सॉल्यूशन। ये ब्लड प्रेशर है सॉल्यूशन का, और ये ब्लड प्रेशर किसका है? बीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कितना है? T0। तो ये बीपी है प्योर सॉल्वेंट का, और ये बीपी है सॉल्यूशन का। तो हम बोल सकते हैं कि बीपी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बीपी मोर देन बीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि ये अब जुड़ गया वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर कम बनता है, इसीलिए हीटिंग ज्यादा करना पड़ेगा। अब है बात की इलिवेशन। कितना बढ़ गया है, इलिवेशन कितना हुआ है? तो इलिवेशन का मतलब है इंक्रीमेंट कितना हुआ है। तो इलिवेशन इन बीपी कितना हुआ है? तो पहले मान लो 100 था, अब 101 हो गया, सॉरी 101 हो गया। तो 1 डिग्री का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Ts माइनस T0, यानी सॉल्यूशन का हमेशा ज्यादा होगा और T0 कम होगा। अब हम इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टीबी से। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो हम उसको डेल्टा टीबी बोलेंगे, यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा Ts माइनस T0। ये हुआ इलिवेशन कांस्टेंट, सॉरी ये हुआ इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना इंक्रीमेंट हुआ। अब हमें कोई डेटा पूछे कि हमने इतना कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया, तो बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट हुआ। मान लो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, हमने एक सॉल्यूशन बनाया तो उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ होगा। तो हम बोलेंगे कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना उसमें चेंजेस ज्यादा देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा ये कंसंट्रेटेड होगा उतना ही इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब यहां पर बात रहा कि कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या क्या ले हम, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन टर्म मोलारिटी भी पढ़ा है, मोलालिटी भी पढ़ा है, मोल फ्रैक्शन भी पढ़ा है, नॉर्मेलिटी भी पढ़ा है। तो यहां पर एक चीज ध्यान देने वाला बात यह है कि कंसंट्रेशन के टर्म में अब हर चीज हम रिगार्डिंग टेम्परेचर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो हमें कंसंट्रेशन का टर्म वो वाला लेना पड़ेगा जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे। यानी हम मोलारिटी और मोलारिटी और नॉर्मेलिटी यहां नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मोलारिटी और नॉर्मेलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम टर्म है। तो वॉल्यूम टर्म की वजह से नॉर्मेलिटी और मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन हम जानते हैं कि मोलालिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए जब वहां मैं पढ़ाया था तो मैं बोला भी था कि समय के साथ ये समय मालूम चलेगा कि मोलालिटी कब यूज करते हैं और मोलारिटी कब यूज करते हैं। तो यहां हम टेम्परेचर के रिगार्डिंग जब बातें करने लग गए तो मोलालिटी यूज करेंगे, नहीं कि मोलारिटी और नॉर्मेलिटी यूज करेंगे, क्योंकि अगर उनको यूज करेंगे और हीट करेंगे तो उनमें डिफरेंस आने लगेगा, एक्यूरेट हमें मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए कंसंट्रेशन के जगह पे हम यहां लिखेंगे डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो कोई अगर पूछेगा कि मोलालिटी ही क्यों, मोलारिटी क्यों नहीं, तो तुम बोलना उसमें कि मोलालिटी विल नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, और यहां हम सब कुछ टेम्परेचर के रिगार्डिंग बातें कर रहे हैं, हमें ऐसा एक टर्म को लेना पड़ेगा जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे। अगर
हम मोलारिटी और नॉर्मलिटी ले लेते हैं तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इसके वजह से वहां पर मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। ये कौन है सर? प्लीज एक्सप्लेन मोलारिटी टेक टेम्परेचर। हम गदाए कई बार बताया, मोल अपन वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो मोलारिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक बार एग्जाम्पल भी दिया था कि धूप में तुम एक गिलास पानी रख दो और धूप में 1 kg का ऑब्जेक्ट रख दो, पानी हो सकता है कम हो जाए, लेकिन 1 kg ऑब्जेक्ट कम नहीं होता है। तो जहां वॉल्यूम टर्म होता है वहां पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, और जहां मास टर्म होता है वहां पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मोलालिटी में मास टर्म है, कहीं वॉल्यूम वर्ड नहीं यूज होता है, इसीलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये लिखवाया भी था, नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो यहां पर हम टर्म लेंगे मोलालिटी। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम यहां पर कांस्टेंट ले लेते हैं जिसको नाम देंगे केबी, और यहां लिख देंगे मोलालिटी। अब यहां पर डेल्टा टीवी केबी एम, यानी डेल्टा टीवी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू केबी एम, एम है मोलालिटी। केबी को हम बोलते हैं मोलल मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, केबी इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और एक और नाम से जानते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और उसको हम लिखेंगे इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से जानेंगे। और हम ये लिया जाता है ओनली फॉर सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है। और हम ये बोलेंगे कि इट डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट जैसे वाटर का अगर केबी का वैल्यू फिक्स है तो फिक्स रहेगा, चाहे उसमें तुम कुछ भी मिलाओ, तो केबी हमेशा फिक्स रहता है। और ऐसा नहीं कि शुगर मिलाओगे तो अलग वैल्यू देगा और वाटर NaCl मिलाओगे तो अलग वैल्यू देगा। तो केबी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ओनली फॉर सॉल्यूशन नहीं, ओनली फॉर सॉल्वेंट, ओनली फॉर सॉल्वेंट के लिए लिया जाता है। और ये सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये टर्म समझ में आ गया हो, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी एम। तो यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना बढ़ेगा इसका जवाब ये देगा। इसको नोट डाउन करो पहले। क्या समझ में आ गया सबको? पॉइंट्स क्लियर हुए? ओके, राइट डाउन कीजिए। डायग्राम के साथ नोट डाउन करना।
लिख लिए। ओके, तो अब यहां हम बात करेंगे थोड़ा सा बोर्ड वगैरह में ये केबी का डिफिनेशन वगैरह पूछ लेता है। तो केबी का जो डिफिनेशन होगा क्या होगा, केबी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन एम। तो केबी का डिफिनेशन लिख लेना, द elevation in boiling point, the elevation in boiling point मतलब ये in one molal solution of a non-volatile solute is called मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एक नंबर में ये क्वेश्चंस लिखने के लिए आ सकता है। अगर हम यूनिट के बारे में बात करें तो टी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो ठीक है, केल्विन में है तो भी ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस पर मोलल या केल्विन पर मोलल, केल्विन पर मोलल। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं, ये तो हमने एक फॉर्मूला लिखवा दिया तुम्हें, ज्यादा न्यूमेरिकल्स इसी पे आएगा तो एक दो और मैं फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं, वो डायरेक्ट है पर उस पे एक दो क्वेश्चंस वॉल्यूम में है तो उसके रिगार्डिंग हम कर लेंगे वहीं पे। ठीक है, तो मैं लिखवा दे रहा हूं, तो लिखना केबी इक्वल टू आर टी नॉट का स्क्वायर अपॉन एल वी इंटू 1000, जहां पर आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी नॉट क्या है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एल वी क्या है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेता है। एक और फॉर्मूले हैं तो उसको लिखना डेल्टा टीबी इक्वल टू आर टी नॉट का होल स्क्वायर और डेल्टा एच वेपोराइजेशन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये आर और टी नॉट तो यही वाला है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन VAP, इसको हम बोलेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और एस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये दो फॉर्मूले आप याद रखोगे, जैसा डेटा देगा वैसा हम यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा ग्राफ के बारे में।
अगर हम ग्राफ के बारे में बात करें तो देखो वाई एक्सिस पर हम लेते हैं वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे लेते हैं टेम्परेचर। मान लो हमने 3 लिक्विड को हीट किया, लिक्विड 1, ये सॉल्यूशन 1, ये सॉल्यूशन 2, ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है 1, ये सॉल्यूशन 1 है जिसमें कि कंसंट्रेशन है थोड़ा सा है, ये सॉल्यूशन 3 है। ठीक है, अब हम हीट करेंगे तो 1 मिनट, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाया वेपर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाया वेपर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाया वेपर प्रेशर बढ़ा। ये लिक्विड 1 है। लिक्विड 2 का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा क्योंकि सॉल्यूशन का है, ये भी टेम्परेचर बढ़ाया वेपर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाया वेपर प्रेशर बढ़ा। लिक्विड 3 का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, टेम्परेचर बढ़ाया वेपर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाया वेपर प्रेशर बढ़ा। ये जाके सब 1 एटीएम के बराबर हो गए सब, यानी यहां पर 1 एटीएम आ गया, यानी सबके पास बॉइलिंग पॉइंट आ गया, क्योंकि जैसे ही 1 एटीएम के बराबर ये वेपर प्रेशर होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। इसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर आएगा, ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है और ये 3 के लिए है। इसका अगर वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। इसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो इसका 1 एटीएम इस पे आया है तो टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर ये है, तो दिस वन इज BP1 और दिस वन इज BP2 और दिस वन इज BP3। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, इसका कम है, इसका कम है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है मतलब ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन ये 1 है, ये 2 है, सॉल्यूशन 2 इज मोर कंसंट्रेटेड देन सॉल्यूशन 1। क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट BP2 इज ग्रेटर देन, यहां पर 1 2 3 हो गया है, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 इज ग्रेटर देन BP3। ये सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 1 ये कंटेनर नंबर है, सॉल्यूशन 2। तो ये ग्राफ को हमें ध्यान में रखना है। ग्राफ आसान है, कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए इसमें, बस बॉइलिंग पॉइंट को और वेपर प्रेशर को बताया गया है। इस वेपर प्रेशर अगर 1 एटीएम आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, अगर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आ गया तो 1 एटीएम कहलाएगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। लिख लो इसको।
ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसका, इसका कम है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्योंकि हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन ज्यादा अगर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ में आया? सबने ड्रॉ कर लिया? ओके, तो आगे बढ़ा जाए। तो ये अपना सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फिनिश हो गया। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैज फिनिश्ड। तो एक मैं न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं आसान सा, वॉल्यूम का ही है, तो लिखो और बताओ जल्दी से। राइट डाउन क्वेश्चन। द मोलल boiling point constant for water is Kelvin Molar inverse when 0.1 mole of sugar is dissolved in 200 gram of water, then calculate the boiling point of solution under a pressure of 1 atm. Molar boiling point constant for water is 0.513 Kelvin molar inverse when 0.1 mole of sugar is dissolved in 200 gram of water. Then calculate boiling point of solution under a pressure of 1 atm. और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। सिद्धांत का आंसर आया 0.0513। अच्छा मेरे को ये बताओ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा? 100 से ज्यादा आएगा ना, 100 से ज्यादा आएगा ना, तो कितना आएगा बताओ। सबसे पहले मोलालिटी निकालो तुम लोग, मेरे को ये बताओ मोलालिटी कितना आया इस क्वेश्चन का। फर्स्ट फाइंड मोलालिटी। 100 से थोड़ा ज्यादा आएगा, बताओ कितना ज्यादा आएगा। कितना, थोड़ा ज्यादा मोड़ा ज्यादा नहीं करना है, एग्जैक्ट आंसर बताना है।
किसी का आंसर नहीं आया? हाँ, मोलालिटी 0.5 आ रहा है, बिल्कुल सही। आगे बनाओ। आगे बनाओ जल्दी से। विशाल कोहली 99.14। वाह, सॉल्यूशन का कम हो गया वाटर से। तो मैं पहला बार ऐसा सुना कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से भी कम हो गया। वाह, नया साइंटिस्ट जनरेट हो गए। तो चलो देखो, सुतार मोलालिटी पहले निकाल देते हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 कितना आ गया? 0.5। अब हम लिखेंगे डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम। डेल्टा टीबी का मतलब क्या हुआ? टीएस माइनस टी नॉट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। केबी का वैल्यू कितना है और ये कितना है? सॉल्यूशन का निकालना है। वाटर का कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस में, तो सेल्सियस में रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इधर लेके जाएंगे, टीएस हो जाएगा 100 प्लस 0.513 इंटू 0.5। इनको अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 100 प्लस, मल्टीप्लाई करने के बाद 0.256 आता है। ऐड कर दोगे तो 100.256 आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। यानी वाटर का 100 है तो इसका 100.256 आंसर आएगा। देख लो एक बार। केवल तुम्हारा क्लास इसमें एक भी आंसर जवाब नहीं दिया है, बाकी जितने क्लास में टीच किया इसका आंसर 1 2 3 बच्चे ने तो दिया ही दिया। कोई डाउट, कोई शक? कैसे निकालेंगे? तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के भी दे रखा है। 0.1 मोल ऑफ शुगर डिजोल्व इन 200, तो मोलालिटी क्या हो जाएगा? 0.1 मोल 200 इंटू 1000। मोलालिटी कितना आ गया? ये। डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है? केबीएम। डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी वाटर। यहाँ सॉल्वेंट के नाम पे क्या है? वाटर। केबी का वैल्यू दिया है, हमने ये निकाला है। टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का, माइनस ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है? वाटर का। क्यों? क्योंकि वाटर का इसमें सॉल्वेंट के तौर पे वाटर बोला है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट अंडर ए प्रेशर,
कहीं इसमें लिखा होगा वाटर, कांस्टेंट फॉर वाटर, यानी वाटर एज ए सॉल्वेंट है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें 100 डिग्री लेना है, इक्वल टू ये इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद ये इतना आएगा और ये 100 डिग्री वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है इसमें इतना ऐड हो जाएगा तो ये इतना आ गया, तो TS आ गया। कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तूने तो मौज कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। Each of the following solution has largest boiling point. Which of the following solution have a largest BP? पहला ऑप्शन है 0.1 मोलर ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है 0.1 मोलर NaCl, तीसरा ऑप्शन है 0.1 मोलर BaCl2, फोर्थ ऑप्शन है 0.1 मोलर यूरिया। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। मैं सिद्धांत को बोला कि तुमने तो मौज कर दिया, इतना छोटा क्वेश्चन कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ जी मैम। यहाँ पर ध्यान देना, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ कंसंट्रेशन सेम है, तो नंबर ऑफ आयंस देखना है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ आयंस इसमें ज्यादा है इसलिए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला गया है ना। ओके, थैंक्स टू ऑल।